अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ आपके साथ। ये मेरी पाइथन की जो है वो दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो जो है उसमें तो हमने ये देखा था कि पाइथन जो है वो इंस्टॉल कैसे होगी, यानी हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया था ताकि उसके साथ जो जुपिटर इंस्टॉल हो जाए और जुपिटर जो है उसके ज़रिए हम पाइथन जो है उसको रन करेंगे। तो जब आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ हो, आपने जुपिटर भी उसी के साथ चलाया हुआ हो, तो फिर आप डायरेक्ट फिर जुपिटर ही को रन कर सकते हैं। अच्छा, जब जुपिटर रन होता है ना, तो ये जुपिटर का एक सर्वर होता है, ये पहले रन होता है। ये आपके सामने ये जो चीज़ है ये पहले रन होती है। अच्छा, कभी कभी किसी भी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ये वेब की चीज़ें हैं, ये वैसे तो आम तौर पे नॉर्मली ही चलती हैं, लेकिन आप यानी कभी कभी ये नहीं भी चलती हैं। कभी कभी ये हो सकता है कि आप ये चलाएं तो सिर्फ ये विंडो तो खुल जाए, लेकिन आगे ना जाए। अच्छा, अगर ये विंडो खुल गई और ये इस तरह की नहीं नज़र आई जैसे ये भी आपको नज़र आ रही है, इसमें अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू एक्सेस द नोटबुक ओपन दिस फाइल, यानी आपको ये नोटबुक खोलने के 3 तरीके बताए हुए हैं। वैसे तो अब ये नोटबुक यहाँ पे खुल गई है, यानी कोई मसला अभी तो कोई भी नहीं है, ये नॉर्मली खुल गई है। लेकिन हम एक मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि ये मसलन यहाँ पे ये नहीं खुली, लेकिन ये विंडो पूरी खुल गई। तो फिर आप इनमें से कोई भी चीज़, यानी आप इनमें से किसी भी चीज़ को कॉपी करें। मसलन आप इसको कॉपी कर लें, फाइल नेम को कंट्रोल सी करके कॉपी करें। आप ब्राउज़र खोलें और ब्राउज़र में ये चीज़ पेस्ट करके एंटर कर दें, तो ये आपके सामने ये एक और पेज खुल गया सेम जुपिटर का, जो कि यहाँ पे भी खुला हुआ था। तो चूँकि बैक एंड पे एक वेब सर्वर रन हो रहा है, तो आप उसे जितने इंस्टेंसेस चाहें खोल सकते हैं। सारे अलग-अलग खुल जाएँगे बड़े आराम से। आप उसमें उस पे डिफरेंट काम अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। वैसे एक भी खैर काफ़ी होता है। तो ये एक तरीका ये है कि अगर आपका किसी वजह से ब्राउज़र नहीं खुला तो आप ब्राउज़र को खुद भी खोल सकते हैं। अगर कोई और मसला आ जाता है तो फिर बहरहाल ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहीं भी आपको ये बता देगा कि शक्ल इस तरह की फिर नहीं होगी, ख़ास तौर पे ये नीचे ये 3 लाइनें नहीं होंगी। आपको बता देगा कि जी क्या इश्यू हुआ, इसकी वजह से ये नहीं चल सका। तो अभी तो ख़ैर ये हमारे सामने चल गया। तो इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ अभी, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो होम पेज है ना, ये हमारा जुपिटर, इस वक़्त ये जुपिटर का मेन पेज है। इसको अगर आप गौर करें तो ये इसके अंदाज से लग रहा है कि इसने कोई डायरेक्टरी असल में सिर्फ उठाई हुई है, और डायरेक्टरी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे इसका नाम भी अगर आप पढ़ें, लोकल होस्ट 8888 के बाद ये ट्री है, यानी तो लोकल होस्ट सर्वर के ऊपर जो चीज़ रन हो रही है ना, वो कोई डायरेक्टरी दिखा रही है। आप जुपिटर में जो है ना अपनी एक होम डायरेक्टरी जो है वो सेट कर सकते हैं। सेट करने का तरीका मैं अभी आपको इसमें तो नहीं बताऊँगा, लेकिन बहरहाल अगर किसी ने इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो आप इसको कहीं किसी और डायरेक्टरी की तरफ भी पॉइंट कर सकते हैं। तो मेरी जो है वो रूट की जो मेन डायरेक्टरी है, यानी यूज़र में जो मेरा अपना यूज़र है, ये उस यूज़र की मेन डायरेक्टरी को इस वक्त हमारे सामने शो कर रहा है। इस मेन डायरेक्टरी में कुछ ऊपर फ़ोल्डर्स हैं, फिर ये नीचे कुछ जो है ना ये नोटबुक की अपनी फ़ाइल्स हैं, और ये एक जो है वो समझें कि ये एक फ़ाइल है। इसमें इस वक्त हमारे लिहाज से 3 तरह की फ़ाइलें हैं। तो यहाँ पे आप इनमें से किसी भी तरह की फ़ाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सादा फ़ाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक फ़ाइल जो थी ये सिलेक्ट हो गई, ये जो अकेली फ़ाइल थी। इस फाइल का डुप्लीकेट, रीनेम, मूव, डाउनलोड, व्यू वगैरह कर सकते हैं। और इसी तरह से आप सारे फ़ोल्डर भी सेट कर सकते हैं। फ़ोल्डर्स को कहीं और मूव भी कर सकते हैं, फ़ोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो वो आपके एक्चुअल फ़ोल्डर से भी डिलीट, जो कुछ यहाँ करेंगे वो आपके एक्चुअल फ़ोल्डर के साथ हो रहा होगा। तो इसलिए ये आपने ये नहीं है कि आपने यहाँ पे इसको देख के इसकी आप कोई सफाई शुरू कर दें। जो काम आप यहाँ पे करेंगे वो काम आपके एक्चुअल फ़ोल्डर के साथ हो रहा होगा, तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं, एक इसमें क्विट और लॉग आउट है। क्विट और लॉग आउट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता एक लिहाज से, लेकिन बहरहाल आप उन दोनों इनके ज़रिए आप यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो ये इसने कह दिया कि जी ठीक है, आप सक्सेसफुली लॉग आउट हो गए। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं इसको बंद कर दूँ, अपना काम ख़त्म कर दूँ, या मैं वापस लॉगिन पे चला जाऊँ। लेकिन जब मैं वापस लॉगिन पे जाता हूँ तो अब ये देखें, ये डायरेक्ट लॉगिन पे गया नहीं, यानी ये कह रहा है कि जी आप कोई पासवर्ड या टोकन बताएं। तो हम फिर वापस जाते हैं अपने इसके पास और हम देखते हैं कि क्या हमें कोई पासवर्ड या टोकन बता रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन सब में, यानी इन दोनों में जो यूआरएल है, दोनों में ये सेम टोकन डला हुआ है।
तो ये टोकन हम यहाँ से अगर उठा लें, इस टोकन को अगर हम कॉपी करें और फिर इस टोकन को हम यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये वापस हम उधर ही वापस आ गए। तो आप जब लॉग आउट करते हैं तो आप वापस लॉग इन कर सकते हैं। अगर जब आप क्विट करते हैं तो फिर वो आपसे ये कहता है कि जी अब जुपिटर शट डाउन हो गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एक चीज़ खुली हुई थी, एक फ़ाइल, वो गायब हो गई है। अब आपको इसको बंद ही करना पड़ेगा, यानी अब आप कोई और काम, अच्छा ये फ़ाइलें वैसे शायद चल जाती हैं, फ़ाइलें चल जाएंगी अगर आप फ़ाइल खोलेंगे, क्योंकि ये, हाँ ये फ़ाइल तो खुल जाएगी, लेकिन इस फ़ाइल के पीछे कुछ आया नहीं, यानी अब ये वापस भी नहीं जा रही है। अच्छा ये सर्वर एरर भी दे रहा है, तो फाइल खुली नहीं बेसिकली, क्योंकि पीछे सर्वर ही बंद हो गया, तो आपका काम समझे एक तरह से ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जुपिटर को दोबारा चलाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा इसी तरह से अगर हम किसी वजह से इसको बंद कर देते हैं तो भी ये होगा कि ये, अभी हमें लग तो नहीं रहा कि कुछ हुआ है, लेकिन ये असल में बंद हो चुका है। अब हम, जैसे मैं इसमें जाता हूँ तो देखें ये फिर सर्वर एरर दे रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको एक तरह से ये बताने के लिए था कि जुपिटर के रन होने के लिए ये विंडो जो है इसका रन होना बहुत ज़रूरी है। ये विंडो जो है ये आपका पीछे वेब सर्वर है जो कि चल रहा है, जो कि इस पूरे जुपिटर को चला रहा है। तो अगर आप इसको भी अगर बंद कर देंगे तो बेशक ये वेब पेज तो नहीं बंद होता है, लेकिन ये वेब पेज फिर किसी काम का नहीं रहेगा। ये वेब पेज किसी चीज़ से इंटर, यानी जो लोकल होस्ट, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, ये लोकल होस्ट असल में आप बंद कर देते हैं। तो जब ये सर्वर या ये लोकल होस्ट बंद हो जाएगा तो ये भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छा अब इसमें हमने देखा ना, कुछ फ़ोल्डर्स हैं, कुछ फाइल्स हैं और कुछ नॉर्मल किस्म की फाइल्स हैं। ये जो फाइल्स हैं ना, इन जिनके आगे IPYNB लिखा हुआ है, ये जो है ये जुपिटर की फाइल्स हैं, यानी कह रहे हैं कि ये पाइथन की फाइल है। IPYNB से बनता है इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक, यानी I फॉर इंटरएक्टिव, PY फॉर पाइथन और NB फॉर नोटबुक। तो ये वो चीज़ है जो कि समझें कि एक तरह से इसमें हमने चलानी है अभी, जो कि थोड़ी देर तक मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हम फ़ोल्डर सेलेक्ट वगैरह कर सकते हैं, कुछ फ़ोल्डर के काम कर सकते हैं। रनिंग को भी अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। लॉग आउट क्विट को हमने देख लिया। अच्छा अपलोड में ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपकी कोई फ़ाइल कहीं और पड़ी हुई है और आप उसको यहाँ पर लाना चाहते हैं, क्योंकि जो फ़ाइल यहाँ पर आएगी उसके बाद ही आप उस फ़ाइल को या तो जुपिटर में खोल सकते हैं या उसके साथ कुछ आप कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली अगर पीछे से डायरेक्टरी में भी कॉपी कर दें, किसी और डायरेक्टरी से उठाएं और अपनी डायरेक्टरी में कॉपी कर दें, तो वो भी इसमें शो हो जाएगी। वरना अगर आप अपलोड करेंगे तो ये एक विंडो खोल देगा। अब आप किसी भी फाइल को उठाकर जिसको अपलोड करेंगे ना, वो फाइल यहाँ पे कॉपी हो जाएगी या एक लिहाज से आपको यहाँ नज़र आने लगेगी, और आप जब मेन फोल्डर में अगर जाएंगे ना तो वो मेन फोल्डर में भी कॉपी हो चुकी होगी। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे न्यू में आप या तो एक नई नोटबुक बना सकते हैं। नोटबुक मैंने आपको बताया था कि ये सारी जो है ये नोटबुक्स हैं असल में। फिर आप कोई नई टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हैं, सादा टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, कि एक नया फोल्डर बना सकते हैं। आप एक नया टर्मिनल भी खोल सकते हैं। एक टर्मिनल मैं खोल देता हूँ, तो ये एक विंडोज़ पावर शेल का टर्मिनल खुल गया हमारे सामने। तो पाइथन में बाद वक़्त हमें कुछ लाइब्रेरीज़ ऐड करनी पड़ती हैं या कुछ और चीज़ें, अगर या हम पाइथन को अपग्रेड करना चाहते हैं या कोई और छोटी-मोटी चीज़ करना चाहते हैं, तो वो आमतौर पर फिर हम विंडोज़ पावर शेल में करते हैं। तो उसके लिए हम यहीं से एक पावर शेल खोल सकते हैं और उस पावर शेल के अंदर जाके हम फिर जो भी हमने काम करना होगा वो काम हम फिर कर सकते हैं। अच्छा अब मैं आपको जैसे पहले एक नई नोटबुक खोल के दिखाता हूँ। तो ये अब हमने एक नई नोटबुक खोल ली है। ये जो आपका पेज है ना, ये जुपिटर का इंटरफेस है, मेन इंटरफेस। ये जो है ये आपकी एक नोटबुक का इंटरफेस है, यानी जुपिटर ये भी है, जुपिटर वो भी है। वो जुपिटर का मेन इंटरफेस था, ये एक नोटबुक इंटरफेस है। आप कैसे समझे, जैसे आप का एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए एक वर्ड का अपना भी एक समझें कि एक
एक ब्लैंक वर्ड भी होता है, मतलब उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर जब आप डॉक्यूमेंट कोई खोल लेते हैं तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। फिर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हैं और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका ये जो पेज था इसमें आप, या इसको आप फाइल ओपन वाला पेज समझ लें, कि जहाँ से आप कोई फाइल ओपन करते हैं, कोई चीज़ ओपन करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं। तो जब कोई चीज़ खोल ली है तो फिर वो इस तरह से खुलती है। ये हमारा, समझें एक तरह से ये हमारा वो पेज है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपनी लर्निंग जो पाइथन की करेंगे, हम ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, इस जगह के ऊपर। तो इसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, खैर वो चीज़ें बिल्कुल काफ़ी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये इस पेज में क्या क्या होता है और इस पेज के क्या मसाइल हैं। तो ये पेज आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें कुछ तो नॉर्मल ऑप्शंस हैं, यानी जैसे आपके पास ये फाइल ऑप्शन हो गया। आप एक नई नोटबुक अभी फ़ौरन यहाँ से भी खोल सकते हैं, आप कोई पुरानी को ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो ये इसमें वापस आ जाएगा, ये आपसे पूछेगा कि जी आपने क्या ओपन करना है। तो इसी तरह आप इस चलती हुई की कॉपी कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। यानी इसकी डिटेल में हम वक्त के साथ साथ बाद में भी जाएंगे। और कोई अगर आपके जहन में कोई बात होगी तो हम अभी भी, अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो हम उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब भी आपको दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एडिट है। एडिट में आप ये कट कॉपी पेस्ट वगैरह जिस तरह के जो काम नॉर्मली एडिट में होते हैं, वो काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। सेल्स जो है इसकी डिटेल में मैं भी आपको जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स ही से हमारा जो है ना सारा काम, सारा हमारा जो कोड शोड होता है वो सेल्स में ही रन होगा। उसके बाद व्यू है। व्यू जो है वो इस स्क्रीन की जनरल व्यू की बात कर रहा है, कि आप हेडर जो है वो उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, टूल बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ये एक सेल अभी है, आप इस सेल के ऊपर या नीचे कोई सेल इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो इससे नीचे एक और सेल इंसर्ट कर दिया। तो एडिट में जाके मैं सेल को अगर कट कर लूँ तो ये सेल मैंने कट कर दिया जो मैंने इंसर्ट किया था। तो सेल को आप रन कर सकते हैं। फर्स्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे अगर सेल हों तो फिर हम तमाम सेल्स को एक साथ भी रन कर सकते हैं, या किसी पॉइंट पे अगर हम खड़े हैं उस पॉइंट से ऊपर के सेल्स रन कर सकते हैं, उस पॉइंट से नीचे के सेल्स रन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रन शन भी बहुत तरह से कर सकते हैं। अच्छा, कर्नल जो है वो, इसके पीछे जो पाइथन चल रही है ये, वो इसका कर्नल है। तो अगर हम इस कर्नल को इंटरप्ट कर दें कहीं पे तो हम कर्नल को रोक भी सकते हैं, हम पाइथन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, हम पाइथन को रीस्टार्ट करके सारे आउटपुट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान होता है। रिकनेक्ट कर सकते हैं, पाइथन को शट डाउन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अच्छा, इसके अलावा और भी इसमें कमांड्स होती हैं जो कि यहाँ से आती हैं। हम बहुत सारी और कमांड्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह मौका जैसे मिलता जाएगा मैं वो कमांड्स को बताता जाऊँगा। अच्छा, जो कुछ अंदर था उसी में से ज़्यादातर चीज़ें यहाँ बाहर भी हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। ये एक चीज़ है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होता है। तो ये हमारे वैसे थोड़े से काम की चीज़ भी है। तो गला मेरा थोड़ा पता नहीं आज अजीब सा हो रहा है। तो ये जो एक सेल है, अब ये जो सेल होता है ना एक, अब हम थोड़ा सा इसकी उस डिटेल में चले जाते हैं। एक सेल जो है वो सिंगल लाइन कोड भी रन कर सकता है और मल्टीपल लाइन कोड भी रन कर सकता है, बहुत बड़ा कोड भी रन कर सकता है। आप इस सेल में अगर इंटर करते जाएँ तो ये सेल बड़ा होता जाएगा। तो जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं इस सेल में एक चीज़ लिख देता हूँ, a = 2। अब मैंने इंटर कर दिया, इंटर करने से सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेल का सिर्फ साइज़ बड़ा हो गया। और मैंने ये लिखा कि जी प्रिंट हेलो। अब मैंने इंटर कर दिया। अब बेसिकली 2 काम हुए हैं इस सेल में ना, एक काम नहीं हुआ है, आउटपुट एक काम किया है ये सिर्फ। प्रिंट हेलो किया, आउटपुट ये आ गई नीचे। लेकिन ए जो एक वेरिएबल डिफाइन हो गया और दो भी उसमें चला भी गया। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ से अच्छा, मैं इसको अभी कंट्रोल इंटर करके रन किया था। अगर आप सादा इंटर करते हैं तो सादा इंटर से रन नहीं होता है, सेल का साइज़ बड़ा हो जाता है। कंट्रोल इंटर से सेल रन हो जाता है। लेकिन अगर आप ये वाला रन करेंगे तो ये इसको रन करके और एक और सेल ऐड करके वहाँ पे फिर पहुँच जाएगा।
तो जनरली आप इससे भी रन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं। दोनों रन जो हैं वो सेल को कम से कम वो रन कर देते हैं, लेकिन हाँ उनका फिर आगे थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, ये जो एक नोटबुक होती है इसके जितने भी सेल्स होते हैं ना, ये आपस में यानी ये एक ही एनवायरनमेंट के अंदर रन हो रहे होते हैं। यानी ये नहीं है कि अगर एक नोटबुक में सेल्स हैं फ़र्ज़ कर लें बहुत सारे, तो हर सेल में कोई बिल्कुल ही अलग चीज़ आप नहीं रन कर रहे होते हैं। उन सारे सेल्स का आपस में एक ताल्लुक़ होता है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं यहाँ पे इसको ये कहूँ कि प्रिंट ए जो है वो ऊपर वाले सेल में डिफ़ाइन हुआ है, लेकिन इसने प्रिंट कर दिया ए को फौरी तौर पे। इसी तरह मैं जब अगर यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज कर देता हूँ और मैं पहले इसको रन करता हूँ, ये कुछ नहीं कहेगा। फिर मैं इसको रन करता हूँ तो इसने ए को 22 रन कर दिया, यानी नई वैल्यू ले ली। यहाँ पे मैं अगर ए को 222 कर दूँ और मैं यहाँ पे इसको ये कहता हूँ कि प्रिंट A+2। अच्छा, अब मैं यहाँ से जाके सेल में इसको कहता हूँ रन ऑल। अब ये तीनों को इसने बारी बारी देखें रन किया, तो सबसे पहले इस वाले को रन किया, ए को 222 इसने वैल्यू दी, हेलो प्रिंट कर दिया दोबारा से। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और भी चेंज भी करता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा हमें आइडिया हो। ए को जो है वो 22 कर देता हूँ और A+8 कर देता हूँ ताकि बिल्कुल सारी वैल्यू चेंज हो जाएँ। तो सेल में मैं जाके रन ऑल कर देता हूँ। देखिए इसने ये वर्ड रन कर दिया और ए में 22 डाल दिया। यहाँ पे इसने ए को प्रिंट कर दिया और फिर इसने ए में 8 ऐड करके प्रिंट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, बताने का मकसद ये था कि तमाम जो सेल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये एक आपके लिए एक सीक्वेंस आपको बताता है कि पहले ये सेल रन हुआ, इसको इसने नंबर 9 दिया, सबसे पहले रन उसको उसने नंबर 1 दिया था, सबसे नंबर वो आगे बढ़ाता जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जितने सेल हों उतने ही नंबर हों। अगर आप एक सेल को आप 2 दफ़ा रन करेंगे, इसे मैं अगर दोबारा रन कर दूँ तो इसका नंबर 12 हो जाएगा, यानी ये सबसे आखिरी सेल है जो कि अभी रन हुआ है। तो आप सेल्स को डिफरेंट सीक्वेंस से रन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का सीक्वेंस फिर उसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। यानी तो ये चीज़ हम प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा ज़्यादा जाके देखेंगे। इस वक्त ज़्यादा मेरा फोकस ये है कि हम इसको थोड़ा सा समझें। तो आपने ये समझ लिया कि सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं और सेल्स का आपस में ताल्लुक़ होता है, और एक सेल अगर रन होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सारे सेल एक साथ रन जो अगर होते हैं तो फिर एक लाइन से सेल रन किए जाते हैं। अच्छा, प्लस साइन से मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर सकता हूँ। अब मैं इसकी तरफ आया, तो जो एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दी थी, ये जो इस वक्त हमारे सारे सेल है ना, ये सारे कोड मोड में है। यानी मसलन ये सेल जो है इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो एज अ कोड ली जाएगी, वो एज अ रन होगी, उस रन करने का एक जवाब आएगा। लेकिन अगर मैं इस सेल को कोड के बजाय मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ, अब ये सेल मार्क डाउन हो गया। तो मार्क डाउन का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई कोड नहीं है। इसको अगर मैं रन करूँगा, उसका इसकी कोई आउटपुट नहीं आई, जो आउटपुट ये पहले दे रहा था वो नहीं आई। तो मार्क डाउन सेल्स होते हैं, इसको इस सेल को मैं वापस कोड कर देता हूँ, तो ये वापस कोड हो गया। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये देखें इसकी आउटपुट आ गई। तो मार्क डाउन सेल्स असल में होते हैं कि जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम में फ़र्ज़ कर लें कि मैंने अगर कोई एक नोटबुक बनाई है और मैं कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जी दिस, फ़र्ज़ कर लें मैं आपको एक नोटबुक बना के भेजता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ दिस सेल विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर एडिंग 8 इन इट। अब मैं इस सेल को रन कर देता हूँ, तो ये सेल जब आपके पास जब ये नोटबुक आएगी, फ़र्ज़ मैं नोटबुक सेव करके भेज देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नीचे सेल है, वो सेल जो है वो ए की वैल्यू लेके और उसमें 8 ऐड करके और रिज़ल्ट आपको दे रहा है। तो यहाँ पे तो ख़ैर ये बहुत बचकाना सी बात लग रही है, क्योंकि ये इस वक्त हम प्रोग्रामिंग तो नहीं सीख रहे हैं। लेकिन जब हम कोई बहुत बड़ा सा लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, तो जैसे नॉर्मली कमेंटिंग की जाती है वैसे तो पाइथन के अंदर भी कमेंट होता है, लेकिन जो नोटबुक्स होती हैं उसमें भी आप अच्छा खासा गाइड कर सकते हैं लोगों को कि ये नोटबुक जो है इसका ये जो सेल है वो क्या कर रहा होगा। तो मेरा ख़्याल है कि हमने तकरीबन सारी चीज़ें ही इसकी देख ली हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा, कुछ आपको ये अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा फॉलो करें। अभी हमें प्रोग्रामिंग अभी हमारी अभी तक शुरू नहीं हुई है,
तो जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें मैं फिर थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग की तरफ जाऊँगा। मैं आपको थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग, वैसे सोच रहा हूँ मैं कि पहले मैं प्रोग्रामिंग से पहले, या मैं खैर प्रोग्रामिंग के बाद के सिवा मैं एक गिटहब के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, ताकि आपको थोड़ा-सा गिटहब का आइडिया हो जाए। तो क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग बाकायदा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो उनको गिटहब का थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। हो सकता है मैं थोड़ा-सा बाद में ऐड करूँ, हो सकता है मैं अगली ही ऐड कर दूँ। बहरहाल अगर आप इसको सीक्वेंस से फ़ॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो कमेंट करें, बताएँ आपको क्या समझ में आया। कुछ चीज़ें शायद अभी ज़रा बेसिक हैं, कुछ चीज़ों को मैंने स्किप कर दिया है, कुछ चीज़ें मुझे भी उतनी अच्छी नहीं पता। मैं ख़ुद भी जो है वो साथ-साथ लर्न ही कर रहा हूँ। तो लर्निंग बाय टीचिंग। तो ये है कि अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो उसके जवाब से ये है कि मैं भी अपनी कुछ डेफिशिएंसीज़ जो हैं वो ओवरकम कर लूँगा। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी होगी। और मेरे ज़हन में कोई चीज़ पता नहीं क्यों अटक रही है। ये मेरा एक बना बनाया एक प्रोग्राम है, इसको आप ये देखें। अब जैसे आप इतने लंबे-लंबे प्रोग्राम भी इसके एक-एक सेल में लिख सकते हैं, फिर आप उसको रन कर सकते हैं, प्रोग्राम रन होंगे। अच्छा, एक चीज़ जो कि हमने कर्नल के ऊपर बात करी थी, जैसे फ़र्ज़ करें कि एक प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम जो है ना, ये इंटरनेट से डाटा लेता है, फिर डाटा को ये थोड़ा-सा हल्का-सा, इसमें कुछ ख़ास नहीं करता है ख़ैर, लेकिन फिर उसको ये एक डाटा फ्रेम बना के फिर एक एक्सेल फ़ाइल में सेव कर देता है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आप एक इस तरह का एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम किसी वजह से कहीं पे बिल्कुल फँस जाता है, तो फिर ये कर्नल आपके काम आता है। फिर आप कर्नल को स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन तो ख़ैर नहीं करते हैं हम ऐसे मौक़ों पे, लेकिन आप कर्नल को रीस्टार्ट कर देते हैं कि जी जहाँ कहीं फँसा था वहाँ से बाहर निकल आए, इस प्रोग्राम को यहीं पे छोड़ दे। फिर हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या ख़राबी की थी। जब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो हमें पाइथन एक थोड़ी-सी हल्का-सा एरर टाइप का भी देती है, बताती है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे रुका हुआ है, और साथ ये बता देती है कि ये प्रोग्राम बहरहाल रोका यूज़र ने है। प्रोग्राम में पाइथन के लिहाज़ से शायद कोई इतनी बड़ी ख़राबी नहीं थी, तो आप उसको देख लेते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो ये कर्नल जो मैंने उस वक़्त नहीं बताया था, मेरा ख़्याल है तो वो यही चीज़ शायद मेरे ज़हन में अभी वो हुई भी थी। तो कर्नल जो है वो हमारे उस वक़्त काम आता है जब हम कोई बड़े-बड़े प्रोग्राम लिखते हैं, और हम फिर उन प्रोग्राम्स को जैसे ये एक एरर है, जैसे इसमें कोई इस वाले प्रोग्राम में कहीं पे कोई एरर है, प्रोग्राम रन नहीं हुआ, तो ये आपको इसने एक एरर दे दी। इसने कहा जी इंडेक्स इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल और नॉट फाउंड। खैर ये चीज़ें हम ज़्यादा प्रोग्रामिंग में ही सीखेंगे। तो आपको दिखाना था कि पाइथन के जो जुपिटर है वो एक नॉर्मल उसकी तरह, यानी मसलन वो आप यानी आपका प्रोग्राम रन होता है, उसमें कोई ख़राबी होती है आपको वहीं पे वो बता भी देती है। अगर उस प्रोग्राम में कोई ख़राबी नहीं होती तो उस चीज़ों को रन कर देती है, आपको इस तरह से आउटपुट दिखा देती है वहीं पे। तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी मतलब अगर आप प्रोग्राम को किसी और एनवायरनमेंट में रन करते हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोग्राम की तरह हो जाता है, और वो उसमें फिर आपकी लर्निंग थोड़ी-सी मुश्किल इसलिए होती है कि आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर उनके रिज़ल्ट जाके देखने पड़ते हैं। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा जुपिटर इसलिए पसंद है कि इसमें आपके जो कुछ भी है वो आपके सामने हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग इसको बाकायदा कोडिंग के लिए यूज़ भी करते हैं। इसके ज़रिए वो अपने बाकायदा किस्म के प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो लेकिन ख़ैर अगर फ़र्ज़ कर लें आपको बाकायदा कोडिंग के लिए ना भी यूज़ करें, तो मेरे ख़्याल में लर्निंग के लिए बहरहाल ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो मेरा ख़्याल है अब ये वीडियो और लंबी होती जा रही है, तो आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में से मुलाकात होगी, तो चलें, अस्सलामु अलैकुम।